मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे जो लोग हैं, मुझे लगता है एक एजेंडे के थ्रू लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया जाता है। एक तरफ राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं और सोनिया गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं कांग्रेस के, तमाम विपक्षी नेता इसके बारे में कहूँगा, ये वो लोग हैं जो विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ की बात करते हैं। ये इटली की संस्कृति के लोग हैं, ये अलगाववादी जो शब्द हैं उनसे प्यार करते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति के शब्दों से प्रेम नहीं रखते। ये धार्मिक कट्टरता के कारण से या तो उनकी हत्याएं हो गई या उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है, हिंदू से मुसलमान बना दिया गया है। जो एंटी नेशन काम करते हैं, उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए इस देश को खंड खंड करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और उदय इंडिया पर हमारी कोशिश होती है कि आपको देश भर की ऐसी बड़ी हस्तियों से, शख्सियतों से मुलाकात कराएं जो कि आपके लिए प्रेरणा का काम करें, आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करें। और इस कड़ी में हम पहुंचे हैं राजस्थान के जयपुर। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। महोदय, राजस्थान की परंपरा है कि गहलोत टाइटल वाले लोग सीएम बनते हैं, आप कब बनेंगे? देखिए, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मैं सर्वप्रथम पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं है, एक ही गॉडफादर है, वो है पार्टी संगठन, जिसके कारण से मुझे लगातार दूसरी बार मौका मिला है एमएलए के रूप में काम करने का। और इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है, राजस्थान में मंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य और नहीं हो सकता है। मैं इसमें संतुष्ट हूँ और जब तक पार्टी इस दायित्व को मेरे कंधे पर रखेगी, मैं उसको ईमानदारी से पूरा भी करूंगा और जनता के विश्वास पर, पार्टी के विश्वास पर और हमारे नेतृत्व पर जो विश्वास मुझ पर किया, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप एक युवा मंत्री हैं, आपके पास बहुत लंबा राजनीतिक करियर है, तो आपके लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आपने राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में ये कहा है कि देश में जो नौजवान हैं, यूथ हैं, युवा हैं, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए। मेरा सौभाग्य कि मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। और जब देश का युवा कुछ तय करता है तो मोदी जी कहते हैं कि मेरे साथ में 142 करोड़ कदम चलते हैं। निश्चित ही देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और हमारे नौजवान कर्तव्यशील और एक जुझारू व्यक्तित्व तो कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का भजनलाल शर्मा जी का पहली बार विधायक चुने गए। पहली बार हमारी पार्टी ने, संगठन ने उनको मौका दिया एक सीएम के रूप में काम करने का। पिछले 14 महीने में जो ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जिसमें युवाओं को भी साथ लिया है, महिलाओं को भी साथ लिया है और तमाम समाज के जो वर्ग हैं उनको साथ लेकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित ही हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 का, विकसित राजस्थान का, विकसित भारत का, इसको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं प्रदेश के युवाओं की, देश के युवाओं की महती जिम्मेदारी है। उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। महोदय, उदय इंडिया के लाखों दर्शकों से हमारा एक वादा रहता है कि हम उनको एक प्रेरणादायक कहानियाँ बताएं। तो आपका जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड रहा है, आप एक कच्चे घर से उठ के राजस्थान विधानसभा के युवा मंत्रियों में से एक हैं, तो अपनी एक प्रेरणादायक कहानी बताइए दर्शकों के लिए, जो कि इससे वो खुद को इम्पावर्ड महसूस कर सकें। देखिए, मैं उदय इंडिया के दर्शकों को इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि मैं जब पैदा हुआ तब मेरे जो छत थी वो केलू के मकान की थी। कच्चे मकान के अंदर मेरा जन्म हुआ था और धीरे धीरे जब हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, टीचर होने के बाद उन्होंने जो पक्का मकान बनाया और पहले की विषम परिस्थितियाँ थी जहां आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि सामाजिक रचना जो है इस प्रकार की थी। लेकिन फिर भी उसके बाद में धीरे धीरे पिताजी के, हमारे दादाजी के, जो हमारे कृषि के कारण से, खेती के कारण से जितना होता था उतना हमने किया। उसके बाद पिताजी जब गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते थोड़ा बहुत हमारा जो सामाजिक जीवन स्तर है उसको हमने बढ़ाने का प्रयास किया है। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड के कारण से उनके जो परिश्रम है, उनके जो संस्कार हैं, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो निश्चित ही ये मेरे लिए सौभाग्यशाली अवसर है कि जिस व्यक्ति ने केलू पॉस के मकान में जन्म लिया, आज राजस्थान के विधानसभा के कुछ
जो गिने चुने लोग हैं मंत्री के रूप में, उनमें से मैं हूं, तो ये मेरा निश्चित एक सौभाग्य का अवसर है मेरे लिए जनता की सेवा करने का। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस पद पर पहुंचूंगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना इसी पार्टी में संभव है। मैं पार्टी के कारण, संगठन के कारण इस पद पर हूं, और मैं तो युवाओं से और उन सबसे आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और हमारे जो महापुरुष रहे हैं पार्टी के विचार के, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो, राजस्थान की बात करें तो बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत रहे हो, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही है, वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार रही है। बहुत सारे नेताओं ने राजस्थान में अच्छा काम करने का प्रयास किया है। भैरव सिंह जी शेखावत ने राजस्थान के निर्माण का काम किया, वसुंधरा जी ने उसको आगे बढ़ाया, और भजनलाल शर्मा जी उसको नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये जो कड़ी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राजस्थान आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का विजन है वो भी आगे बढ़ेगा, और राजस्थान के 8 करोड़ जनता का जो संकल्प है विकसित राजस्थान का, समृद्ध राजस्थान का और आत्मनिर्भर राजस्थान का, उसको पूरा हम मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये थी अविनाश गहलोत जी के निजी व्यक्तित्व, उनके निजी ज़िंदगी से जुड़ी बातें, लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि इन पर पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम इनको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो जयपुर का दिल है, और वहाँ बात करेंगे कि राजस्थान में क्या क्या हो रहा है और भविष्य में क्या क्या बदलाव हम देख सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ मंत्री महोदय मौजूद हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री राजस्थान के अविनाश गहलोत जी, तो उनसे हम राजस्थान के हालातों के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। महोदय, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दलित बच्चियों पर जुल्म की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। आज की 2 दिन पहले की 16 मार्च की घटना है। पुष्कर थाना क्षेत्र में एक दलित बच्ची को 2 गुंडे उठाकर ले गए। उसके पहले फरवरी में भी ऐसी घटना हुई थी। सब में दलित बच्चियां पीड़ित होती हैं, और अत्याचार करने वाले एक समुदाय विशेष के लोग होते हैं। इसमें कुछ इमरान, मसूद ऐसे नाम, सोहेल जैसे नाम आते हैं सामने। क्या कहना है आपका इस पर? आपका मंत्रालय है, कैसे न्याय मिलेगा बच्चियों को, दलित बच्चियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, जब 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही, उस समय जितने अपराध होते थे, हमारी वर्तमान सरकार जब दिसंबर 2023 में बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली, उसके बाद में क्राइम रेट के मामले में अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को हम लोग देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखें, तो 10% से ज़्यादा की कमी आई है। महिला उत्पीड़न के मामले में भी हो, दलित उत्पीड़न के मामले में भी हो, हत्या हो, डकैती हो, रेप हो, ये सारी जितनी भी संगीन घटनाएँ होती हैं, इसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि हम लोग अपराध को कम करें। इसमें हमारी पुलिस फोर्स भी काम कर रही है, प्रशासनिक तंत्र भी काम कर रहा है। लेकिन फिर भी राजस्थान में कुछ जगह पर ऐसी घटनाएं हुई है जहां अभी जिस घटना का आपने जिक्र किया है, कुछ मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे जो लोग हैं, मुझे लगता है एक एजेंडे के थ्रू लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया जाता है, और कहीं न कहीं एक विदेशी ताकतों के थ्रू जो एजेंडा चलाया जा रहा है इस राजस्थान में या देश के अंदर, उस एजेंडे के थ्रू वो हमारी हिंदू समाज की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको लोभ प्रलोभन देकर उनके साथ में जो गलत तरीके से उनको वो जो क्या कह सकते हैं उसको, मोबाइल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से गलत आईडी बना करके उनको अपने जाल में फंसाया जाता है। प्रश्न यही है महोदय, बात आंकड़ों की नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन जो माइंडसेट है, जो सेक्स क्राइम्स का जो माइंडसेट है वो राजस्थान में समुदाय विशेष के लोगों का, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या आप कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर बिल रखा है, एक तो धर्मांतरण का। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को जो प्रदेश का निवासी है उसको लोभ प्रलोभ के कारण से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी और कारण से हो, उसको वो जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। ये बिल हमने भी विधानसभा में रखा है। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो हमारी बेटियों के साथ में जिस तरीके से सेक्सुअल हरेसमेंट की बात अगर हम लोग करें, निश्चित ही निंदनीय है। सरकार तुरंत एक्शन लेती है। जो घटनाएं हुई है
24 घंटे के अंदर अंदर जब भी शिकायत मिली है, अपराधियों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला रहे हैं और निश्चित ही हमारी सरकार का फोकस ये है कि ऐसी आपराधिक घटनाओं पर रोक लगे और एक जो साफ सुथरा वातावरण है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री के साथ में और इस भाजपा सरकार के कारण से कहीं किसी व्यक्ति को, किसी महिलाओं को, बेटी को दुविधा ना हो, इसलिए हमारी सरकार संकल्पित है। उस पर पूरा महोदय, देखिए, हमने राजस्थान में एक ट्रेंड हमने देखा है लगातार कि पूरा गैंग बना के स्कूली बच्चियों को फंसाया जाता है। देखिए, अजमेर का कांड 91 वाला उदाहरण है इसका, और इसमें पूरा राजनीतिक प्रश्रय भी होता है अपराधियों को। तो और ख़ास तौर पे आपकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके बहुत सारे मंत्रियों का प्रश्रय रहा है इस तरह के क्राइम्स में। आप कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेसी नेताओं का प्रश्रय रहा है। लेकिन क्या आप इस सिस्टम को कट करना जरूरी नहीं समझते हैं कि राजनीतिक प्रेशर बंद हो अपराधियों को, तभी उनका मनोबल टूटेगा? देखिए, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल के नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, और जो सरकार शासन में रहती है या विपक्ष में भी रहती है, सबका ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम कानून व्यवस्था को ठीक रखें। अपराध के अंदर जो लोग शामिल हो, उनके साथ खड़े हम लोग नहीं हो, उनको सजा भी मिले। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में जिस प्रदेश को एक अग्रणी प्रदेश माना जाता था वसुंधरा जी के समय से, उसके बाद में लगातार कांग्रेस के नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के और इनके उदासीनता के कारण से प्रदेश को जिस बीमारू प्रदेश की श्रेणी में लाके उनको खड़ा किया था, और उसके बाद अपराध की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी थी, निश्चित ही राजस्थान को कलंकित करने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया है। ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं राजनीति के माध्यम से, चाहे एक विधायक हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, सरपंच हो, प्रधान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। हमें लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि हमारी जो प्रजा है, हमारी जो जनता है, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, और जनता के साथ में न्याय तभी होगा जब हम खुद इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि जहाँ भी अपराध होता है उसमें आरोपियों के खिलाफ में, अपराधियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो, उनको कोई प्रश्रय ना मिले, उनको कोई सहारा ना मिले, किसी भी प्रकार की उनको जो मदद है वो नहीं मिली चाहिए, अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है, और कोई भी दल की सरकार उसको भी इस एजेंडे पर चलना चाहिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि अविनाश गहलोत जी ने अभी जो राजस्थान के बारे में बातें बताई वो जल्दी ही लागू होंगी, लेकिन एक सबसे युवा मंत्री होने के नाते उनकी देश और दुनिया के मामलों पर एक गहरी पकड़ है। खबरों से अपडेट रहते हैं, और देश में इस वक्त औरंगजेब का इशू चल रहा है, नागपुर में हमले की बात चल रही है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, बस हमें थोड़ा सा विराम दीजिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे साथ राजस्थान के सबसे युवा मंत्री अविनाश गहलोत जी मौजूद हैं, और वो हमें राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। महोदय, देश में एक अजीब सा माहौल दिखाई दे रहा है, कहीं औरंगजेब का बवाल चल रहा है, कहीं नागपुर में दंगाई भीड़ निकलती है, पत्थरबाजी करके हिंदुओं घर को जला देती है। ये आपके नज़रिए से, आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, क्या आपको समाधान दिखता है इस समस्या का? ये एग्रेशन क्यों बढ़ते जा रहा है, इतनी नफरत क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली है, उन्होंने पहले से ही कह दिया कि हमारे लिए देश पहले है, हम उसके बाद में हैं। और जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात कही हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही हो, वहाँ कांग्रेस को और विपक्षी लोगों को अपने जो विचारधारा है उस पर उनको कुछ न कुछ संशय पैदा हुआ है विपक्षी दलों को। एक तरफ राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, और सोनिया गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं कांग्रेस के, तमाम विपक्षी नेता, इसके बारे में कहूँगा, ये वो लोग हैं जो विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ की बात करते हैं, एंटी इंडिया की बात करते हैं, एंटी इंडियन लोगों से मिलते हैं, डेलीगेशन से मिलते हैं। और उनका सबसे बड़ा कारण है, आज वो लोग इसलिए हाशिए पर चले गए हैं विपक्ष वाले, क्योंकि परिवारवाद और तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता की आग में जिस तरीके से विपक्षी ने अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए देश में राजनीति की पॉलिसी चलाई है, उसको देश की जनता ने नकार दिया है। 2014 में जो बूम नरेंद्र मोदी जी के रूप में राजनीति में आया था, 2019 में उससे बढ़ के हुआ, 2024 में फिर 60 साल 62 के बाद में पहली बार किसी दल को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का अवसर मिला है।
और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले फिर समय में 2028-29 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे, निश्चित ही चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई वर्षों तक बीजेपी की रही, क्योंकि कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं ने एंटी नेशन का काम किया है। आज भी बाहर का जितना भी काम जो है, देश को विभाजित करने का काम हो, देश में सांप्रदायिकता का जो भाव उसको बिगाड़ने की बात हो, देश के लोगों को जातियों में बांटने का काम हो, अंग्रेज जब फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, कांग्रेस और विपक्षी जो दल है वो हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महोदय, हम लोग एक खास ट्रेंड देख रहे हैं कि देश में चुनाव होते हैं, सारे दल मिल जाते हैं, एक खास जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, लेकिन हारते ही वो दंगा भगाना शुरू कर देते हैं। ये क्या ट्रेंड है और क्यों ऐसा हो रहा है इस देश में? देखिए, मोदी जी के आने के बाद में देश की जनता ने राष्ट्रीयता को स्वीकार किया है, देश के अंदर विकास को स्वीकार किया है और उन्होंने देश की जनता ने परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये सारी जो नीति उसको ठुकराया है। उनको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन कुछ लोगों को जब राजनीतिक जमीन उनके पैरों से खिसकती है, तब इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है, जहां दंगे फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और दो वर्गों के बीच में वैमनस्य पैदा हो। और सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक की राजनीति का। जब लोग सत्ता में रहते हैं उस समय तक उनको ये सारी चीज़ें, उस पर काम करने का मौका उनको मिलता है, तब वो कर नहीं पाते। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर लेते हैं। इसी का परिणाम है कि देश में कहीं कहीं कांग्रेसी मानसिकता के लोगों के कारण से, जिहादी मानसिकता के कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण, मजबूत नेतृत्व के कारण इस देश में आतंकवाद 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में जितना होता था, आज लेश मात्र भी नहीं है। उनकी ये सोच को दर्शाता है कि हम हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की हिफाजत करने का काम करेंगे। महोदय, ये जो राजनीति का जिक्र आपने किया अभी, ये तो देश को खंड खंड करने की साजिश लगती है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इस साजिश से कैसे निपटते हैं? क्योंकि आपके यहाँ भी यही कोशिश होती होगी जो पूरे देश में चल रहा है। देखिए, हम संघ की विचारधारा से आए हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हमारा बजरंग दल हो, एबीपी हो, उस मूल संगठन से आए हुए हैं जिसका मूल भाव है राष्ट्रीयता। देखिए, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शताब्दी वर्ष पूरे होने को है। 1925 में जिस संगठन की स्थापना हुई, आज 2025 में 100वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक पॉडकास्ट चैनल पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू सुना था, जिसमें उन्होंने संघ के बारे में अपने विचार को प्रकट किया था। संघ वो संगठन है जो गैर राजनीतिक है और देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए काम करता है, देश की जनता के लिए काम करता है। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी इसी संगठन से निकले हुए हैं। उनको आदर्श मानकर, इस संगठन को आदर्श मानकर हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस संगठन के काम को आगे बढ़ाएं, जिस संगठन की प्राथमिकता में देश हो, देश की जनता हो, देश का विकास हो, देश की एकता हो, अखंडता हो। इस देश का मूल भाव है, हम सब लोग मिलकर के काम करें। और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ, इससे पहले कई लोगों ने, जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी ताकतें हैं या देश के बाहर भी हैं जो एंटी नेशन काम करते हैं, उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए इस देश को खंड खंड करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनको बहुत लंबा अवसर मिला था काम करने का, लेकिन वो ऐसा काम करने में असफल है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। देश के विकास के मामले में हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, आने वाले समय 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, किसी भी देश को देख लें, उन सब की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत रखता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत विजन को दर्शाता है। हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम लोग उस एजेंडे पे काम करें, उस विचार पर काम करें जहां स्वामी विवेकानंद जी ने वो सपना देखा था, सरदार पटेल साहब ने सपना देखा था, हमारे अब्दुल कलाम साहब ने सपना देखा था। बहुत सारे लोग हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने हिंसा की राजनीति को छोड़ करके, सबको साथ लेकर के इस प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी वही काम कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस को और विशेष रूप से विपक्ष को इस बात की चिंता है कि ये लोग इतना अच्छा काम क्यों करते हैं। आज 24 घंटे काम करने को मिलते हैं और चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, 18 से 20 घंटे काम करते हैं। उनके मन में एक ही सपना है कि हम राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। कहीं न कहीं कांग्रेस और विपक्ष की खिसकती हुई जमीन को वापस वो लोग चाह रहे कि हमारा प्रयास हो, लेकिन ये प्रयास उनका विपक्ष का सफल नहीं होगा। आने वाले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश और प्रदेश में सरकार रहने वाली। हम लोग सत्ता में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें सत्ता मिले, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं,
ताकि लोगों का जो भाव है उसको हम लोग समझ सकें, उसकी भावना के अनुसार हम लोग काम कर सकें। देखिए, मेरे क्षेत्र के अंदर भी या प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ ऐसी विभाजनकारी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिनका एक ही एजेंडा रहता है कि हम लोग समाज के बीच में कटुता पैदा करके, उनके बीच में वैमनस्य का भाव पैदा करके समाज को खंड खंड करने का काम करें। लेकिन प्रदेश के मुखिया जी का, पुलिस प्रशासन का और हमारे प्रशासनिक तंत्र का ये दृढ़ विश्वास है कि हम लोग ऐसी ताकतों को नहीं पनपने देंगे। उपखंड स्तर पर हो चाहे कलेक्टर स्तर पर हो, हम लोगों के साथ में जब अधिकारियों की मीटिंग होती है, हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि इस प्रकार कोई भी अगर ताकत हो जो समाज विरोधी काम करती है और इस प्रदेश को कलंकित करने का काम करती है, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। और कहीं भी अगर ऐसी घटनाएं होती है, तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक तंत्र मुस्तैदी के साथ में उस पर अंकुश लगाने का काम करता है। आप देखिए, पिछले 1.25 साल में राजस्थान में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। ये हमारी मजबूत शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। कोई इतने बड़े अपराध नहीं है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब पिछली बार उदयपुर में एक कन्हैयालाल टेलर को जिस तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई, प्रदेश कांग्रेस सरकार ने इसको मात्र एक सामान्य घटना बताया था, एक दुर्घटना बताया था। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक एजेंडे के थ्रू किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। जिस व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करी, मुझे जान का खतरा है, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद में सरकार की तरफ से बयान आता है ये सामान्य घटना है। ये कांग्रेस की उस तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार होती हुई राजनीति का एक उदाहरण है। किंतु महोदय, आपके शासनकाल में कन्हैयालाल के हत्यारों को जमानत मिल गई है। देखिए, सरकार ने पूरी पैरवी की थी, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके की जो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कोर्ट के अंदर हमारे जो अधिवक्ता हैं, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, उनकी पैरवी करे ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिले। इसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुखिया जी ने भी कहा है, निश्चित इस पर हम लोग प्रयास करेंगे, उनको न्याय मिले, अपराधियों को सज़ा मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मंत्री महोदय अविनाश गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के बारे में उन्होंने सारी जानकारियाँ दी हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प वाकया छूट गया। वो हुआ यूँ कि पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा का सत्र था और उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, दादी। अब पता नहीं क्यों इस दादी शब्द को सुनते ही कांग्रेसी जो नेता थे वो नाराज हो गए और बहुत ही प्रदर्शन हंगामा हुआ। ये पूरा वाकया हम खुद मंत्री महोदय से जानेंगे। क्या वाकया क्या था महोदय? देखिए, जब विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब सवाल लगते हैं उसकी पूरी जानकारी सदन में देना हमारा फर्ज बनता है। एक ऐसा ही सवाल वर्किंग वुमेन हॉस्टल का माननीय सदस्य ने लगाया था और हमने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार के समय, इंदिरा गांधी जी के नाम से इन्होंने एक योजना चलाई थी वर्किंग वुमेन हॉस्टल के नाम से, और उसमें 1 रुपये का भी प्रावधान सरकार ने नहीं किया। पूरे 5 साल के अंतिम साल में जब उन्होंने इस वर्किंग वुमेन हॉस्टल घोषणा की, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने सदन में इतना ही कहा कि जिस सोनिया गांधी को कांग्रेस के नेता अपनी मां मानते हैं, तो फिर इंदिरा गांधी जी को दादी वो मानती हैं, स्वाभाविक बात है। और इनके बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल न्यूज़ चैनल में भी उन्होंने कहा है। मैंने वही शब्द कहा कि आपकी दादी जी इंदिरा गांधी के नाम से आपने जिस योजना का नाम रखा उसमें फाइनेंशियल प्रोविजन आपका था नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में घोषणा करी, 35 करोड़ का प्रावधान रखा और हमने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, उन्होंने जब हमसे मांगा तो हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव उन्हें भिजवाए हैं और राजस्थान के 41 जिलों में हम लोग ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोलने वाले। जैसे ही मैंने ये कहा तो कांग्रेस के जो विपक्षी नेता हैं, जिनका आपस में झगड़ा चल रहा है अंदर ही अंदर, उसको भुनाने के लिए कांग्रेस के उस गांधी परिवार के फेवर में उनकी चापलूसी करने के लिए सबसे आगे कौन रहेगा, इस चक्कर में वो सदन की वेल में आ गए। वेल में आकर उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी के जो डाइस है उस पर चढ़ गए और जो हरकत उन्होंने कही थी वो वाकई में प्रदेश की लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक थी, कलंकित करने वाली थी। और जब 6 दिन उन्होंने वर्क को सस्पेंड करने का प्रयास किया, हाउस चलता रहा, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होने के कारण इनके प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में भी मुश्किल से 500 लोग इकट्ठे हो पाए थे। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था प्रशासन हमारे ऊपर पानी की बौछारें डाल दो, हम लोग इस धरने को खत्म करके जाएंगे। इससे बड़ा और क्या हंसी की बात होगी कि जब ये लोग, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, टीकाराम जूली जी थे, तमाम नेता थे राजस्थान की कांग्रेस के, विधानसभा के बाहर धरना किया और वो अविनाश गहलोत माफ़ी मांगी ये कहते कहते अशोक गहलोत जी माफ़ी मांगी, ये शब्द उन्होंने कह दिया था।
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि अगर जनहित के मुद्दों पर बहस करेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार की चापलूसी करने के लिए अगर वो लोग सदन में आते हैं, सदन में हंगामा खड़ा करते हैं, तो इसमें प्रदेश की जनता में मैसेज ठीक नहीं जाता। इस मुद्दे पर उनको मुँह की खानी पड़ी, सदन में माफ़ी मांगनी पड़ी, या इसलिए उनको सोचना चाहिए दोबारा कभी भी ऐसे शब्द के बारे में जो हमारी हिंदू संस्कृति में पारिवारिक शब्द होते हैं, दादा दादी नाना नानी, हम जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलते हैं, हम हमारे जो महात्मा गांधी जी रहे हैं, राष्ट्रपिता हम लोग बोलते हैं उनको, बापू शब्द से इस्तेमाल करते आए हैं। ऐसे बहुत सारे सम्मानजनक शब्द हैं, पर मुझे लगता है ये इटली की संस्कृति के लोग हैं, ये अलगाववादी जो शब्द हैं उनसे प्यार करते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति के शब्दों से प्रेम नहीं रखते, इसलिए उनको सबसे चिढ़ थी और जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं होने के कारण से उनको मुंह की खानी पड़ी थी। अच्छा महोदय, आपने देखिए बापू का जिक्र किया, गांधी जी का जिक्र किया, तो मुझे एक घटना याद आ गई आपसे जुड़ी, वो भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया था कि आपने मंत्री पद संभालते ही अपने दफ्तर से राष्ट्रपिता की प्रतिमा शायद या फिर फोटो जो थी उसको हटवाया था, कि ये क्या मामला था? देखिए, मैं सोचता हूँ कांग्रेस की कथनी और करने में इतना अंतर है, उनको जब सामान्य सी बात की समझ नहीं होती है तो सुर्खियों में छपे रहने के लिए इस प्रकार की बातें करती है। मेरे मंत्री पद की शपथ लेने के समय उस चैम्बर में जो पूर्व कांग्रेस सरकार की मंत्री जी का हुआ करता था, उसमें सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की फ़ोटो लगी थी, उसमें ना अंबेडकर जी की फ़ोटो थी ना किसी और की फ़ोटो थी, महात्मा गांधी की फ़ोटो जरूर थी, लेकिन वो फ्रेम टूट गया था, इसलिए मैंने तो उसके बाद उसको ठीक करने के लिए लगाया था। हमने हमारे संघ के जो महापुरुष हैं उनकी फ़ोटो लगाई, माँ भारती की फ़ोटो लगाई थी, और उसके बाद हमने अंबेडकर जी की फ़ोटो जो उनके समय नहीं लगी थी उसको भी लगाया। तो ये तो सुर्खियों में बने रहने के लिए एक ढोंग करते हैं कांग्रेसी लोग, हाँ वो उन्होंने किया था, लेकिन हमारी तो विचारधारा है, हम लोग अंबेडकर साहब को अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी जी को भी आदर्श मानते हैं, और देश के उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है उनको आदर्श मानते हैं। तो ये तो एक संकीर्ण मानसिकता थी कांग्रेस की, जिन्होंने मीडिया में छपने के लिए तुरंत ही सरकार बनने के तुरंत महीने भर के अंदर इस प्रकार के बयान दिए थे। उनको लगता है 5 साल बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, ये 5 साल तो निकलेंगे, लेकिन कई वर्ष तक कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में नहीं आने वाली है। अच्छा महोदय, एक बात और है, देखिए हम राजनीति से परे बढ़ते हैं, आपके प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं। आप एक टॉप के हॉकी प्लेयर रहे हैं, आपको फिजिकल फिटनेस अभी भी ज़बरदस्त है, आप सबसे युवा मंत्री हैं इस प्रदेश में। तो हमने सुना है कि आप अपने प्रदेश में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए अपने क्षेत्र में कोई बहुत खास योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, क्या है इस बारे में दर्शकों को बताएं? देखिए, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरोहित भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के युवाओं को नई यूथ पॉलिसी भी ला के दी है। स्पोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है, और मेरे विशेष क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक हॉकी एकेडमी, जो मैं पिछले 5 साल से प्रयासरत था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कारण से मेरे वहाँ नहीं आ पाई थी। इस बार 12 करोड़ से ज़्यादा की लागत की हॉकी एकेडमी को, जो राष्ट्रीय स्तर का एकेडमी होगी, स्टेडियम होगा, पेविलियन होगा, जिम्नेजियम होगा, सब कुछ उसके अंदर व्यवस्थित तरीके से होगा, वो उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं चाहता हूँ कि मेजर ध्यानचंद जी जो हमारे देश के हॉकी के जादूगर रहे हैं, और उनके आदर्शों को, उनके खेल को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि मैं जब बचपन में था हॉकी खेला करता था, मैं हॉकी का बेस्ट प्लेयर रहा हूँ, स्टेट प्लेयर रहा हूँ, मेरे मन में कहीं न कहीं है कि हॉकी के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो मेडल भी लाए, ओलंपिक के अंदर भी जीते, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर भी हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़े और देश का नाम वो आगे चल कर के रोशन करे खेलों के माध्यम से। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हिट इंडिया फिट इंडिया का फॉर्मूला दिया है। प्रदेश के मुखिया जी भजनलाल शर्मा जी ने भी कहा है कि खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। तो खिलाड़ियों को भी हमने प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति भी लेके आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देश के अंदर गांधी नेहरू परिवार के नाम से खेल रत्न का अवार्ड दिया जाता था, लेकिन जब से मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार देने शुरू हुए, उसके बाद में राजस्थान हो चाहे देश हो, खिलाड़ियों ने अधिक संख्या में मेडल लाना शुरू किया है। तो ये कहीं न कहीं खिलाड़ियों के साथ में जो अनुचित प्रयास किया गया था कांग्रेस सरकार के समय से, गांधी नेहरू परिवार के नाम से सैकड़ों की संख्या में नामकरण किए गए थे, जो पदक विजेता थे उनको अवार्ड का नाम रखा गया था, लेकिन हमने मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए खेल रत्न का जो पुरस्कार है उनके नाम से रखा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो खेल की प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जी भी तत्पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आगे हैं, और मैं तो खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ना चाहता हूं ताकि वो आगे बढ़े और हमारे प्रदेश का नाम हो, और मुख्यमंत्री जी के विजन में लगातार इस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो गहलोत साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है। देखिए, भारत में 2 डेस्टिनेशन हैं, एक गोवा, दूसरा राजस्थान, जो कि विदेशी टूरिस्टों को बहुत पसंद आता है, और राजस्थान का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत आकर्षित करता है यहाँ की
परंपराएं हैं। तो टूरिज़्म एक रेवेन्यू का बड़ा सोर्स भी है और पीएम ने साफ तौर पे कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि टूरिज़्म एक ऐसा बिजनेस है बिना इन्वेस्टमेंट के विदेशी मुद्रा आती है। तो इसको, चूँकि राजस्थान का एक पर्यटन मानचित्र में बड़ा स्थान है, तो पर्यटन मानचित्र में राजस्थान को और ग्रो करने के लिए, और डेवलप करने के लिए और विकसित करने के लिए क्या योजना है आपकी सरकार के पास? देखिए, राजस्थान पर्यटन का एक बहुत मजबूत केंद्र है और हमारा सौभाग्य है कि हमारी वित्त मंत्री के रूप में, पर्यटन मंत्री के रूप में प्रदेश में दिया कुमारी जी काम कर रही है। केंद्र के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्री के रूप में काम करे, जो राजस्थान के हैं। अभी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ब्यावर के देवमाली को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विलेज डिक्लेयर किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके अलावा जैसलमेर में सम के धोरे हो, चाहे हमारे राजस्थान का माउंट आबू हो, चाहे हमारे बीकानेर में हो, जयपुर के अंदर हो, और सालासर बालाजी का मंदिर हो, चाहे हमारे दौसा के अंदर जो बालाजी का मंदिर हो, उसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो, कहीं भी राजस्थान का कोई भी कोना नहीं है जहां पर्यटन की संभावनाएं जो है अपार नहीं हो। राजस्थान पर्यटन का केंद्र है और यहाँ हर 12 कोस पर जहाँ बोली बदल जाती है, जहाँ भाषा बदल जाती है, जहाँ का खान पान बदल जाता है, जहाँ की वेशभूषा बदल जाती है, इससे बढ़िया केंद्र पर्यटन का पूरे देश भर में नहीं हो सकता। इसलिए उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की है। हमने मंदिरों के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमारे बजट के अंदर हमने घोषणा करी है, जो हमारे राजस्थान के हैं, राजस्थान से बाहर भी हैं, उनको तो हमने पुजारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करने का प्रयास किया। और पर्यटन के क्षेत्र में हमने, चाहे जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है, चाहे या गणेश डूंगरी में गणेश जी का मंदिर हो, खोले के हनुमान जी हो, और बहुत सारे पर्यटक यहाँ जयपुर के अंदर इस गुलाबी नगरी को देखने के लिए आते हैं। तो सरकार का भी यह है कि हम लोग पर्यटन के माध्यम से जो बाहर से लोग आते हैं उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें, उनको सुविधाएं दें, ताकि वो लोग राजस्थान को एक पर्यटन हब के रूप में जो लोग देखते हैं उसको और आगे बढ़ाएं। तो निश्चित ही हमारी जो पॉलिसी है पर्यटन की, उसको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। महोदय, ये तो थी हमारे देश के विकास की बात, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँ कि आपका जो राज्य राजस्थान, वो एक बॉर्डर स्टेट है और हम पाकिस्तान में बड़ी हलचल देख रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को किडनैप किया गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। हम हमेशा इतिहास में देखा है कि जब भी पाकिस्तान अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो भारत की तरफ शरारतपूर्ण कार्रवाइयाँ करता है। बॉर्डर स्टेट होने के साथ आपकी क्या तैयारियाँ हैं, आप इसको कैसे टैकल करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ में, सैन्य ताकत के साथ में, इकोनॉमी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है राजस्थान प्रदेश, जिस पाकिस्तान के एक जिसको टेररिस्ट कंट्री कहना चाहिए, उससे हमारा प्रदेश जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी प्रदेश की जनता, प्रदेश का जो शासन तंत्र है, व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी मजबूत तरीके से है। कहीं भी इस प्रकार की घटना राजस्थान में नहीं होगी। मुख्यमंत्री मजबूती के साथ में लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं, करते रहेंगे, और प्रदेश की जनता की जो हिफाजत है वो करने का काम वो लोग करेंगे। जब भी कोई प्रदेश हो, कोई देश हो, धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ता है, तब उसका समूल विनाश होना तय है। पाकिस्तान जिस धार्मिक कट्टरता के कारण से बदनाम है पूरे विश्व के अंदर, आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम हो, चाहे उसकी जो देश में लूट खसोट की बात हो, प्रजातंत्र की हत्या की बात हो, और इस प्रकार के फौजी शासन की बात भी अगर हो, आतंकियों को प्रश्रय देने का काम हो, अगर पाकिस्तान के अंदर हुआ तो उसका जो नतीजा है, वहाँ की सेना हो, चाहे वहाँ का जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको कोलैप्स करने का काम इन लोगों ने किया है। तो धार्मिक कट्टरता कहीं नहीं होनी चाहिए। वहाँ आप देखिए, जहाँ जिस देश में 20% ज़्यादा हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, पाकिस्तान में आज मुश्किल से 2% के करीब हो गई है। ये धार्मिक कट्टरता के कारण से या तो उनकी हत्याएं हो गई या उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है, हिंदू से मुसलमान बना दिया गया है। हमारे देश में 1947 में आज़ादी के बाद मुस्लिमों की आबादी जो थी उससे कहीं गुना बढ़ चुकी है। हमने 14% थी, 20% हो चुकी है इस वक्त। बस हमने यही कहा है कि हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। हम तो इस देश को आगे बढ़ाने में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है। हमारा देश वैदिक काल से चला आ रहा है, संस्कृति का देश है, सनातन का देश है, धर्म का देश है, जिसमें भाईचारा, प्रेम, ये सब चीज़ें हो। नरेंद्र मोदी जी उसी की बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, वो लोग धार्मिक कट्टरवाद के कारण से, तुष्टिकरण के कारण से प्रदेश और देश को खंडित करने का काम करना चाह रहे हैं। लेकिन उनका जो ये मंसूबा है कभी भी सफल नहीं होगा, और ये देश प्रदेश उसी तेज गति से आगे बढ़ेगा जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद से लेकर हमारे महापुरुषों ने करी थी। तो हम दर्शकों को बता दें कि अविनाश गहलोत जी ने हमें राजस्थान की पॉलिटिक्स समझाई, नेशनल इशू समझाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात की, लेकिन एक जो जन नेता होता है उसको जनता तैयार करती है, और जनता से उसका जो कनेक्ट होता है, जो उसका जुड़ाव होता है जन नेता का,
वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनता ही चुन के नेताओं को विधानसभा में भेजती है। तो जनता से अविनाश गहलोत जी का जुड़ाव कैसा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, जाइएगा मत। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री गहलोत साहब, अविनाश गहलोत जी वो एक जन नेता हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जनता, अलग अलग राजस्थान क्षेत्रों से आई हुई जनता उनको घेर रही है। इसमें सिर्फ उनके क्षेत्र के लोग नहीं हैं, ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं जो कि अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और यही है एक जन नेता की पहचान कि वो कैसे पब्लिक से कनेक्ट करता है, कैसे जनता से वो कनेक्ट होता है। तो हम गहलोत साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, बहुत ही व्यस्तता चल रही है। विधानसभा का सत्र अगले 15 से 20 मिनट में शुरू होने वाला है। तो अविनाश गहलोत जी से हम जानेंगे कि उनकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसे जनता के लिए समय निकालते हैं। जी महोदय, हम देख रहे हैं कि सुबह से आप लगातार लगे हुए हैं, लोगों से बात करके समस्याओं को सुन रहे हैं, रात में आप देर से हमारे साथ थे, तो कैसे मैनेज करते हैं इस व्यस्त दिनचर्या को आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी 24 घंटे में से 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे काम करते हैं और लगातार काम करते हैं, बिना थके, बिना रुके। हम उनको प्रेरणा मानते हैं, और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी लगातार 18-20 घंटे एक दिन में काम करते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात को देर से सोना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, आत्मीयता से बात करना, और संवाद के साथ में पूरा परिश्रम करते हैं हम लोग कि हमारे जो क्षेत्र, हमारा पूरा प्रांत हो गया राजस्थान, चाहे हमारी विधानसभा से हो, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने से कोई अगर प्रतिनिधिमंडल आता है, कोई व्यक्ति हमारे पास में कोई फरियाद लेके आते हैं, परिवार लेकर आते हैं, तो उसको निश्चित ही उसी समय हम लोग पूरा करते हैं। जैसा हमारा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, प्रतिदिन जनसुनवाई भी हो और समस्याओं का समाधान भी हो। यही हमारा असली मकसद है, सरकार का भी है, व्यक्ति का भी है, और हमारे जो राजनेता है उन सब का है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग अधिकतम लोगों को संतुष्ट करें, उनके काम को प्राथमिकता के साथ में पूरा करें। किंतु महोदय, मनुष्य की एक प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, उसके लिए पर्सनली समय चाहिए होता है। मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि आपके पास समय, मतलब इतने लोग मिलने आ रहे हैं, आपके पास समय ही नहीं है। आप कैसे मैनेज करते हैं पर्सनल चीज़ों को? देखिए, डेली रात को 1 से 2 बज जाती है, सोने के लिए जाते हैं 2 बज जाती है, और सुबह वही 6 बजे 7 बजे वापस उठना होता है। तो लगातार प्रयास रहता है कि सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन के बीच में सामंजस्य को बिठाना। बच्चे हैं, परिवार हैं, उनसे मिलना भी रहता है, लेकिन थोड़ा समय कम मिलता है उनके लिए। और सार्वजनिक जीवन में अपना जो परिवार है, ये जो लोग आते हैं राजस्थान प्रदेश भर से, वो अपना परिवार है, उनकी संतुष्टि ही हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि है। तो हमारा प्रयास रहता है कि सब लोगों को संतुष्ट करें और सबकी बातों को सुनकर के उनका समाधान करें। तो ये सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता है, और मुझे बड़ी संतुष्टि होती है जब लोग आते हैं या संतुष्ट होकर जाते हैं। और व्यक्तिगत जीवन तो अब हमारा रहा नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन ही है जिसमें हम लोग को मिलकर के काम करना है। इंटरव्यू के पहले से आपने बताया था कि आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आपकी अच्छी हॉबीज़ रही हैं, स्पोर्ट्स में आपका अच्छा इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप समय निकाल पाते होंगे अब। थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन जब भी समय मिलता है, कभी योग कर लेते हैं, कभी खेल लेते हैं, कभी दोस्तों के साथ में कभी थोड़ा बैठ के एंटरटेन कर लेते हैं। तो रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है जीवन के लिए। स्ट्रेसफुल लाइफ में से कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए तो काम करने की ऊर्जा है, ताकत वो बढ़ जाती है। तो निश्चित ही हम तो अब आज सोचो, प्रधानमंत्री मोदी जी 70 से ऊपर हो गए, इतने वर्ष तक लगातार काम करते हुए एक संवैधानिक पद पर सबसे ज़्यादा रहने वाले व्यक्ति भी हो गए, तो उनको प्रेरणा मानते हैं हम। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रेरणा मानते हैं कि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन उनका जो तजुर्बा है, उनका अनुभव है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी सेटिंग कैपेसिटी है, उनकी जो वर्क कैपेसिटी है, वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर है। तो हम तो उनको प्रेरणा मानकर काम कर रहे हैं। निश्चित ही वो हमारे लिए प्रेरणा पुरुष है, उनको सामने रखकर ही काम करने का प्रयास। आप तो बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री को सन्यासी प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, वो सारा जीवन उन्होंने लगा दिया है। लेकिन आप तो विद फैमिली, परिवार सबका, तो फिर परिवार के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 142 करोड़ के देश की जनता उनका परिवार है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता उनका परिवार है। और हम भी यही कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति इस प्रदेश में, देश में रहता है, वो हमारा परिवार है। मैंने पहले ही बताया, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन के बीच में अब कोई ज़्यादा गैप रहा नहीं है। वही निजी जीवन है, वही सार्वजनिक जीवन है। जो दिन में जिन लोगों से मिलना होता है, जिन लोगों से बातचीत होती है, वही हमारा परिवार है, और इस परिवार की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कैसे भी करके व्यक्ति हमारे पास कोई आते हैं तो वो संतुष्ट होकर जाए, और सब लोग मिल कर के काम करें, तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ राजस्थान के वरिष्ठ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और सबसे युवा मंत्री भी अविनाश गहलोत जी हमारे साथ थे। उन्होंने हर पहलू पर बात की हमसे, स्पोर्ट्स से बात की, देश की बात की, दुनिया की बात की, इकॉनमी में बात की, पर्यटन में बात किया और सबसे आखिर में उन्होंने अपने निजी जीवन के कुछ राज खोले। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम उनको और ही बड़ी भूमिका में देखेंगे और उदय इंडिया से दर्शकों से फिर उनकी बात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।